गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में कनेक्ट करना हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये दो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में डिराइव किए थे कि अगर तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हो तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों को ऐड करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है 3 रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel with a 6-volt battery. Calculate the following. तो हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? पैरेलल। तो इसमें से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है 1/R। सो फॉर्मूला लिख देंगे पहले 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उनका वैल्यूज यहां पुट कर देंगे 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm। तो 1/R का वैल्यू आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 1/R का वैल्यू है ये, एलसीएम आएगा 6, देन 6 प्लस 3 प्लस 2 और ये हो गया 11/6। लेकिन लास्ट में आपको ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है 11/6 ये 1/R का वैल्यू होगी और हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब R। तो इसको रिवर्स करेंगे तो R का वैल्यू आएगा 6/11 6/11 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। फर्स्ट पार्ट का आंसर। नंबर 2 एग्जाम्पल का नंबर 2 केस है करंट इन द सर्किट। अब इसके लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं कि 1 ohm एक रेजिस्टेंस हमने लिया, एक 2 ohm और एक 3 ohm। ये कैसे कनेक्टेड हैं? एक बैटरी हमने लगा दी, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये 1 ohm है, 2 ohm और ये 3 ohm। बैटरी है 6 वोल्ट। तो जब ऐसा कनेक्शन करेंगे तो एक करंट फ्लो होगा I। हमें इस करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट के वैल्यू ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं
आई वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर, तो आई का वैल्यू हो जाएगा वी अपॉन आर। ये वी क्या है? टोटल सर्किट का वोल्टेज जो कि 6 वोल्ट है। आर क्या है? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, तो टोटल सर्किट का मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो कि है 6/11। दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, I इक्वल्स टू 6 और 6/11, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 11 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हम पहले पढ़ चुके, एम्पियर होता है, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे A। सो करंट का वैल्यू हो गया 11 एम्पियर। सो इस तरीके से, इस वे से हम इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस टॉपिक का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम देखते हैं हमारे होम अप्लायंसेस में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, हम वायर को टच करके देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्म होने के पीछे जो रीजन है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को हम बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज भी करते हैं, जैसे हीटर जिससे हम पानी गर्म करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। इसी तरह से आयरन, ठीक है, आयरन जब हम आयरन करते हैं कपड़ों पे तो भी हम हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। तो when the electric current flowing through any wire or any resistance, then the wire get heated or the heat produced। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एक एनर्जी का फॉर्म है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हम अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग, जैसे फैन में वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ट्यूबलाइट में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो अलग अलग फॉर्म में, लेकिन हीट भी प्रोड्यूस होती है साथ के साथ। तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसमें कितनी हीट जनरेट होती है? H, और ये वैल्यू होती है I²RT। H क्या है? हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस या हीट जनरेटेड। I current flowing through the circuit, R resistance of the conductor, and T time for which the current flowing through the circuit। तो एक वायर कितना हीट होगा वो डिपेंड करता है इन सब चीजों पे। तो अगर हम कम रेजिस्टेंस का वायर लेंगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगा और ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम कम से कम रेजिस्टेंस वाला वायर यूज करना चाहते हैं हमारे होम अप्लायंसेस में, और कॉपर और एल्युमिनियम में से कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो जनरली कॉपर के जो वायर हैं वो हम होम अप्लायंसेस में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, वो टॉपिक इसी पे बेस्ड है, कुछ उसमें ज्यादा नया है नहीं लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था H इक्वल्स टू I²RT। The heat generated in electric circuit is depend on current, resistance and time। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम 3 लॉस पढ़ेंगे। लॉ नंबर 1, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में हम देखते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो द हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is directly proportional to square of the electric current flowing through the circuit।
नेक्स्ट सेकेंड लॉ में H is directly proportional to R. So heat generated in electric circuit is directly proportional to the resistance of the conductor used for the making electric circuit. Number 3, Joule's third law है the heat generated in electric circuit in electric conductor is directly proportional to time. जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगा सर्किट में उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम टाइम के लिए अगर फ्लो होता है करंट तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा टाइम के लिए अगर करंट फ्लो होता है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, कई बार आपसे पूछ लेते हैं 1 या 2 मार्क्स में, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम बेसिक पावर वाले फॉर्मूले से चलते हैं। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क डन अपॉन टाइम। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो वर्क है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू जो वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। हम पहले से बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हम पहले ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, और फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में वर्क डन है, Q इज द चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से अगर W का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा V इंटू Q। ये इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे W का, तो ये पावर हो जाएगा V Q अपॉन T। अच्छा, Q अपॉन T होता है इलेक्ट्रिक करंट। सो P इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू आई। अब ये जो पावर का फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक पैरामीटर की टर्म्स में आ गया। इलेक्ट्रिक पैरामीटर की टर्म्स का मतलब ये वोल्टेज और करंट में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो पावर का फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पैरामीटर की टर्म्स में आ गया, ये मैकेनिकल पैरामीटर की टर्म्स में वर्क और टाइम की फॉर्म में। तो अब इससे और फॉर्मूलाज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम ये जानते हैं ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ से हम और फॉर्मूलाज बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला नहीं दूसरा फॉर्मूला लगे। तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर V इक्वल्स टू आई आर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू आर। पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, और V की जगह हमने आई आर पुट कर दिया, तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर आर। इलेक्ट्रिक पावर का एक और फॉर्मूला यार। अच्छा, एक और हम I को V इंटू आई में से I को रिप्लेस कर सकते हैं, तो P इक्वल्स टू द V इंटू आई। इस बार V को एज इट इज रहने देते हैं और I की जगह यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया V अपॉन आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के हमने इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले बना दिए, V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर। मान लो V और I दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, I और R दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, V और R दिया तो ये फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पावर का कोई भी फॉर्मूला यूज आ सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आप जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा यूनिट होता है इसका वॉट, इलेक्ट्रिक पावर का, और उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पावर प्लांट्स और इनमें इसके लार्जर यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे किलोवाट, मेगावाट, ये सब चीज। तो 1 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट, 1 मेगावाट दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट,
1 हॉर्स पावर दैट इज 746 वॉट। हॉर्स पावर भी एक लार्जर पावर का यूनिट है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूलाज हैं, ये इलेक्ट्रिक पावर है। इसके बाद हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम पावर की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में बात करेंगे तो ये जो वर्क है दैट इज इलेक्ट्रिक वर्क, और इलेक्ट्रिक वर्क मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा पावर इनटू टाइम। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं, यूनिट है उसका 1 किलोवाट आवर। वैसे इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल। एक 1 किलोवाट आवर और है इसका यूनिट। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो ये इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है। Thank you very much.